हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 29वां भाग। ईशानी को इस पार्टी में अनकंफर्टेबल फील करता हुआ देखकर नव्या ने उसका हाथ पकड़कर सबसे मिलवाने चाहा, ताकि पर नॉर्मल हो सके। आओ ईशानी, मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलाती हूँ, इनफैक्ट सारे फैमिली मेंबर से। नव्या ईशानी का हाथ पकड़कर बोली, यह मेरा। अरे रहने दे, तू जो हमारा इंट्रोडक्शन करवाएगी ना, उसमें हमारी इज्जत कम बेइज्जती ज्यादा होगी, इसलिए हम खुद अपना इंट्रोडक्शन दे लेंगे। आदित्य ने नव्या की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, वैसे मेरे बारे में तो जानती हो, मैं तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ता हूँ और रिश्ते में तुम्हारा लाडला देवर हूँ। उद्धरण चिन्ह। कमाल है, दुनिया में 2 महीने पहले मैं आया, लेकिन आज तक किसी ने मुझे बड़ा भाई नहीं कहा। पर ईशानी के छोटे देवर और नंद बनने के लिए दोनों तैयार हो गए। नॉट फेयर, रणविजय ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे तू तो अपना यार है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए रणविजय के गले में अपनी बांह डाल दी। अरे कोई मेरी तरफ भी ध्यान दो, मैं भी यहीं पर हूँ। अदम्य ने अपने हाथ खड़े किए। अरे हाथ तो नीचे कर लो मेरे प्यारे होने वाले साले साहब। ऐसे ही हमें दिखता है कि तू 6 फीट का है। अब ये हाथ उठाकर क्यों 7 फीट का नमूना बनना चाहता है? आदित्य ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने फिर मुस्कुराते हुए आहूजा फैमिली के बारे में भी ईशानी को बताया और अंजलि से उसे मिलवाया। आदित्य नव्या के साथ साथ सबकी नोकझोंक चालू थी और इन सब चीजों को सुनकर ईशानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रणधीर सिंह राणावत ने पार्टी की कमान संभाली थी और मुस्कुराते हुए मेहमानों से रणविजय और नव्या की सगाई न होने के कारण माफी मांग ली थी। साथ में ये भी अनाउंस किया था कि अब डायरेक्ट इन दोनों की शादी होगी। इस बात को लेकर लोगों में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन दूर खड़े रणधीर सिंह राणावत बहुत टेंशन में थे। उन्होंने एक पूरी नज़र ईशानी पर डाली और अपने पीए को इशारे से बुलाकर ईशानी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कह दी। साधना जी ने जब अपने पति को इतनी टेंशन में देखा, तो वह उनके पास आई। क्या हुआ, कोई इशू है क्या? आपने क्यों एंगेजमेंट कैंसिल कर दी? मेरी सारी सहेलियां कोई सॉलिड रीजन पूछ रही हैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने का। ये तो एक घिसा पिटा खर्चे से बचने का बहाना लग रहा है कि हम एक ही बार में शादी करेंगे। मिस अवस्थी कह रही हैं कि हम खर्चे से भागना चाह रहे हैं। उन्होंने तो रणविजय की शादी के लिए ही हर फंक्शन के अलग अलग ड्रेसेस और पार्लर बुक किए हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या कहूँ उनसे। साधना जी को अभी भी अपने हस्बैंड की टेंशन नहीं थी। उन्हें तो बस अपने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में अपना रुतबा ना दिखा पाने का गम था। पहले ही वह अपने एकलौते बेटे की इतनी फीकी सी एंगेजमेंट, वो भी किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में ना होकर राठौर मैंशन में हो रही थी, उसके के लिए ही तैयार नहीं थी। पर जब अब वह भी ना होकर सीधे शादी हो रही थी, तो उनका गुस्सा जायज ही था और जिसको उन्होंने छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। तुम अपना मुंह बंद करोगी? मेरे दिमाग में पहले ही बहुत कुछ देखकर टेंशन है और प्लीज तुम कुछ ऐसा मत बोलो कि जिसको सुनकर मेरा पारा और हाई हो जाए। रणधीर सिंह राणावत चीरते हुए बोले। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अब साधना जी के शब्दों में नरमी थी। उन्होंने अपनी फिक्र दिखाते हुए रणधीर सिंह राणावत से पूछा। रणधीर सिंह ने उन्हें आंखों के इशारे से रणविजय की तरफ इशारा किया।
जिसने अपनी एक बाह में ईशानी को समेटा हुआ था और हंसते हुए अदम्य के की किसी बात का जवाब दे रहा था। ये लड़की कौन है? साधना जी ने गौर से ईशानी को देखते हुए कहा। ये वही लड़की है जिसके दिमाग से मलिक एंड सन्स ग्रुप चारों खाने चित हो चुका है। और अब ये लड़की अपने दिमाग के बल पर ही हमें भी झटका दे रही है। रणधीर सिंह ने साधना जी से बताया। कहीं ये रानावत की बहू बनने का सपना तो नहीं देख रही? और अगर ऐसा है तो मैं इसका दिमाग अभी ही ठिकाने लगा देती हूँ। साधना जी आगे बढ़ने को हुई, रणधीर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। उसे ऐसे सपने देखने को मजबूर करने वाला भी तुम्हारा बेटा ही है। आई होप कि तुम इस बार उसे अच्छे से समझा सकोगी, वरना अगर मैंने अपने तरीके से बात समझाए तो ये तुम्हारे बेटे के हक में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रणधीर सिंह ने एक चेतावनी देती हुई नज़र से साधना जी को बहुत कुछ समझाने वाले लहजे में कहा, जिसको समझकर साधना जी ने एकदम से झुरझुरी ली। उनका दिल अचानक से ही हर एक चीज से उचट सा गया था। वो बस अब पार्टी के खत्म होने का इंतजार करने लगी ताकि रणविजय से इस मैटर पर बात कर सके। कुछ लोगों की टेंशन जो कि रणविजय और नव्या की सगाई सुनकर हुई थी, वो अब उनकी शादी सुनकर और बढ़ गई थी। ऐसा सोचने वाली साधना जी की सहेलियां ही थी जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों के लिए रणविजय को पसंद कर रखा था। अब वह लोग इस सारे बीच के समय को अपने अपने तरीके से उपयोग में लाने के लिए कोई ना कोई नया प्लान तैयार कर रही थी। उन लोगों की अलग टेंशन थी। कुछ लोग और भी थे जिनकी टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसमें खुद अधिराज सिंह राठौर थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पार्टी में ऐसा कैसे हो सकता है। यह उनकी रेपुटेशन का सवाल था, जिसको उन्होंने केवल गंभीरता से नहीं, बहुत ही गंभीरता से लिया था और जिसका नतीजा था कि पार्टी खत्म होते हैं उन्होंने सारे इलेक्ट्रीशियन स्टाफ अच्छी खासी क्लास लगा दी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले अधिराज सिंह राठौर इस टाइम इतने गुस्से में थे कि उनके सामने कोई भी अगर मुंह खोलने की भी हिम्मत करता था तो वह सीधे उसे फायर कर दे रहे थे। आशुतोष ने अपने पापा का गुस्सा कम करने के लिए कई कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आज तो जैसे वह सारे निकम्मी स्टाफ की छुट्टी करने के लिए ही बैठ गए थे। पर सच्चाई तो ये थी नहीं, ये तो सब गरीब इलेक्ट्रीशियन और कैटरिंग स्टाफ थे जिनके आंखों में नमी थी। रोजी रोटी छीन जाने का दर्द था। आशुतोष से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। अंत में हार कर आशुतोष ने कहा, आप बेवजह इन गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। असली गुनाहगार तो कोई और है। क्या कहना चाहते हो तुम? यानी कि मेरा शक नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। किसी ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश की है जिसके कारण नव्या और रणविजय की सगाई ना हो सके। अधिराज सिंह राठौर ने बिल्कुल यकीन के साथ कहा, वह सब तो मुझे नहीं पता, पर मुझे सर्किट हाउस से कुछ संदेहास्पद चीजें मिली थी। आशुतोष ने धीरे से कहा। वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बारे में पहले अपने पापा से बात करनी चाहिए या फिर आदित्य से। उसने पहले आदित्य से ही इन सब चीजों को पूछने का फैसला लिया था, लेकिन वह एक नर्म दिल इंसान था। अपने आंखों के आगे अपने पापा के गुस्से का शिकार इन मासूम गरीबों को भी बनते नहीं देख पा रहा था। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो, अधिराज सिंह ने आशुतोष से पूछा।
जवाब में आशुतोष ने अपने कुर्ते की जेब में से अभिनव का ब्रेसलेट, जिस पर कि आदित्य के कुर्ते का बटन और रेशम का धागा लगा हुआ था, अधिराज सिंह के हाथों में रख दिया। अधिराज सिंह ने दोनों चीजों को पहचान लिया। अधिराज सिंह का गुस्सा और बढ़ गया था। वो गुस्से में चिल्लाए, आदित्य, क्या हुआ डैड? आपने बुलाया? आदित्य दौड़ता भागता अधिराज सिंह की आवाज सुनकर उनके सामने आया। जवाब में अधिराज सिंह ने एक जोरदार तमाचा आदित्य की गाल पर दिया। आदित्य का चेहरा झटके से घूम गया। अधिराज सिंह के पांचों उंगलियों के निशान आदित्य के गाल पर छप चुके थे। आखिर अधिराज जी के गुस्से का बारूद आदित्य के ऊपर क्यों फूटा था? इतने गुस्से में, जब अधिराज जी इतने गुस्से में थे तो रणधीर जी का क्या हाल था? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ सके। कहानी के भाग लगातार आ रहे हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहेंगे, हंसते रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।